बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सारे के सारे सब स्टूडेंट्स? ठीक होंगे उम्मीद है। और उम्मीद करती हूँ कि आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी होगी और जो बच्चे एग्जाम्स दे चुके हैं उनके एग्जाम्स अच्छे हो गए होंगे। तो अपना जो आज का टॉपिक है दैट इज अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वो स्टार्ट करने से पहले आई विल रिक्वेस्ट के अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। उसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। हो सकता है किसी का फायदा हो जाए। ठीक है। अच्छा जी, ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा मैं ब्रीफ करना चाहूंगी। जो हमारे पास सेल डिवीजन्स होती हैं। सेल डिवीजन किसी भी बॉडी में दो तरह की होती हैं। नंबर वन इज माइटोसिस। माइटोसिस इज अ सेल डिवीजन, अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन जो कि बॉडी के किसी भी सेल के अंदर हो सकती है। सोमैटिक सेल्स में बॉडी के जो सेल्स बनाते हैं उनके अंदर होती है। जबकि मियोसिस दैट इज अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन विच इज हैपनिंग इन द गैमीट्स। ये गैमीट्स की प्रोडक्शन में हेल्प करती है। ओके। ह्यूमन, क्योंकि हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, देखने लगे हैं, देखने जा रहे हैं। सो आपको अपने अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पता होने चाहिए दैट यू पीपल आर हैविंग 23 पेयर्स or 2n number of chromosome that is equal to 46. N is 23 over here. Meiosis के थ्रू female they are going to produce the egg and male they are going to produce the sperm. They are both egg and sperm, they both are having n number of chromosomes, half number of chromosomes. That why meiosis is also known as the reduction division. And the gametes formed through meiosis are having half number of chromosomes. They are also known as the haploid cells or the gamete cells. अब ये क्यों जरूरी होता है इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होना? बिकॉज जब फर्टिलाइजेशन होगी देन द 2n नंबर और द डिप्लॉयड नंबर और द 46 क्रोमोसोम नंबर विल बी रेस्टोर्ड। ठीक है जी। तो जब आपके पास गैमीट्स फ्यूज करते हैं दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइज होने के बाद 23 प्लस 23 दैट इज गोइंग टू मेक द 46, जो ह्यूमन बॉडी का नॉर्मल क्रोमोसोमल नंबर है दैट इज बीइंग रिस्टोर्ड, वो वापस से हो जाता है। एंड दैट cell which is having the 2n number of chromosome is known as the diploid cell. फर्टिलाइजेशन के बाद जो पहली चीज बनेगी डिप्लॉयड दैट इज द जाइगोट। जाइगोट के अंदर माइटोसिस होती जाएगी एंड दैट इज गोइंग टू मेक अप द एडल्ट नाउ। ठीक है, बेबी बन जाएगा, बेबी से डेफिनेटली एडल्ट होता जाएगा। ओके। सो egg and sperms they are the male gametes. Whenever the sperm is going to fuse with the egg that is going to egg fertilized. Okay, now coming towards how that fertilization is going to happen, that is happening as a result of, that can happen as a result of sexual intercourse or the mating. Basically what it happens, आपको मैंने अपने प्रीवियस ह्यूमन उसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था दैट मेल दे आर हैविंग द सीमेन। सीमेन के अंदर क्या होता है? स्पर्म्स होते हैं। sperms and the liquid which is coming from the different glands such as seminal vesicle, prostate and Copper's gland की जो secretions होती हैं they are going to add up with the sperm and they are going to make it the semen. So semen is ejaculated into the female vagina. जब वेजाइना में आ जाएगा देन द स्पर्म्स दे आर गोइंग टू स्विम टुवर्ड्स द ओविडक्ट। वो ओविडक्ट की तरफ स्विम करते हुए चले जाएंगे। The chemicals in the liquid, that is the from the different kind of glands such as prostate gland or the seminal vesicles, they are having the secretion which help the sperm to move easily. They are going to provide it the energy for the movement. So the sperm that is having a tail as well, that will be beating or propelling the sperm towards the oviduct. Inside the oviduct, you all are very much well familiar. The next organ to the oviduct is the ovaries, from which the
eggs are going to be released. Egg will be reaching as well into the oviduct and the fertilization will be happening in the oviduct. याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो फर्टिलाइजेशन होती है एग की और स्पर्म का जो फ्यूजन होता है, दैट इज द फर्टिलाइजेशन, एंड फर्टिलाइजेशन कहाँ होगी? ओविडक्ट के अंदर, एंड दैट इज द पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. Millions of sperms, they are being released into the vagina during single ejaculation, but only one sperm will be able to fertilize the egg. ठीक है, rest of the sperms they will be destroyed, they will be killed. ओके जी, ट्रांसफर को देख लेते हैं. दैट इज द पिक्टोरियल व्यू. आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरीज, ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स एंड वेजाइनल रीजन का ओवरव्यू दिखाया गया है. So what it happens, sperms they are ejaculated into the vagina. ये आप sperms देख सकते हैं, ठीक है, and that happens during the process of copulation or the mating or the intercourse. Sperm they are going to swim through the cervix. They are reaching the uterus, and then they are going to reach the oviduct where they are going to meet with the egg. एंड ओविडक्ट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन. ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास एग दिखाया है, बहुत सारे स्पर्म दे आर अप्रोचिंग, बट ओनली वन इज एबल टू गेट एंटर और रीच द एग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द एग. ओके, याद रखना है दोबारा से, फर्टिलाइजेशन की जो साइट है, जो जगह है, दैट इज द ओविडक्ट. यूट्रस में, वेजाइना में कहीं पे भी फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, सिर्फ ओविडक्ट में होती है. Now coming toward the process of fertilization, the egg which is released from the ovary is surrounded by the follicle cells. ठीक है जी. The egg released from the ovary is usually surrounded by few layers of the follicle cells. To penetrate the egg, the acrosome, that is the starting portion of the sperm which is having the enzyme. So the acrosome is going to release the enzymes which are going to disperse the follicular layer of the egg, and that is going to be break down the egg membrane, and hence because of that breakage the sperm can reach the egg. ओके, ओनली वन स्पर्म न्यूक्लियस एंटर्स द एग. याद रखना है, सिर्फ और सिर्फ जब फर्टिलाइजेशन होगी बेटे, तो स्पर्म के अंदर से सिर्फ न्यूक्लियस ने एग के अंदर के न्यूक्लियस को फर्टिलाइज कर देना है, और कोई जो स्पर्म की टेल है, बाकी की जो इसकी बॉडी नेक है, दैट विल रिमेनिंग आउटसाइड. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस अंदर जाएगा, बिकॉज ओनली दैट इज रिक्वायर्ड. और हमारे पास बाकी जो सारी बॉडी है, दैट इज बिग मॉलिक्यूल, वो अंदर नहीं आ सकेंगे. The haploid sperm nucleus then fuses with the haploid egg nucleus and the fertilization is happening. Diploid zygote is formed. Zygote is having the 2n number of the chromosomes. Now, as the sperm entered the egg, the membrane of the egg is going to be changed so that no other sperm is going to enter inside the egg. And the remaining sperms ultimately, whenever they are not going to be utilized, they are not going to fertilize the egg, तो क्या होगा? They are going to die. Now the question is, अब आपने ये सोचें कि फीमेल में देखें, the ovaries take turn to release the egg. एक दफा लेफ्ट ओवरी एग रिलीज करेगी और नेक्स्ट टाइम जो है वो राइट ओवरी एग रिलीज करेगी. ठीक है, एवरी मेंस्ट्रुअल पीरियड साइकिल में. तो हमेशा जब एग आपके पास एक ही है, तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या होगा? एक स्पर्म ही फर्टिलाइज करेगा उसको. ठीक है, समटाइम ऐसा होता है ना, जो ट्विंस की बर्थ होती है, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक. ठीक है, और थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट दैट इज नॉट टू मच. तो हम इंशाल्लाह ताला अपकमिंग लेक्चर्स में उसको भी डिस्कस करेंगे कि हाउ द ट्विन दे आर गोइंग टू बी बोर्न. यहाँ पर आपके पास सिंगल जाइगोट जब बन जाएगा ना,
उसी की आगे फर्दर डिवीजन होगी और वहीं से ही आपके पास जो है ट्विंस की बर्थ होती है, हो सकती है। दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल, लेकिन हो सकती है। ओके, सो डिटेल प्रोसेस बताने लगी हूँ फर्टिलाइजेशन का, गौर से देखना है। द एग इज रिलीज फ्रॉम द ओवरी दैट इज सराउंडेड बाय द फॉलिकल सेल्स। अब आपको फॉलिकल सेल दिखा देती हूँ, ये देखिए जनाब, दिस इज द egg which is surrounded by the follicle cells. they are there are two layers of it. Many sperms, they are going to approach the egg, that is the nucleus. These are the sperms, and sperm की एक्रोसोम से हमारे पास एंजाइम रिलीज होगा which is going to break down the follicle cells। ठीक है जी, यही आपके सिलेबस में जो जेली कोट इन्होंने इस दफा ऐड किया है ना, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट। To penetrate the egg, the acrosome of the sperm releases the enzyme which is going to disperse the follicle cell, break down the part of the membrane and jelly coat for the sperm to enter। तो पूरे का पूरा स्पर्म एंटर नहीं करना, आपको याद होगा कि आपने सिर्फ उसका न्यूक्लियस अंदर एंटर करवाना है। ठीक है जी, ये डिस्पर्सिंग आपको दिखाई गई है फॉलिकल सेल्स की, दे आर डिस्पर्स्ड। ओनली वन स्पर्म न्यूक्लियस इज गोइंग टू एंटर, बाकी बॉडी इसकी टेल बाहर रह जाएगी। ठीक है जी, एंड वेन एवर दैट इज गोइंग टू फ्यूज विद दैट ऑफ द nucleus of the egg, the zygote is going to be formed that is having the 2n number of chromosome। यहाँ पे आपको ये दिखा दिया गया है, ये फ्यूजन दिखाई गई है, आपके पास जाइगोट फॉर्म हो चुका है, दैट इज द फर्टिलाइजेशन। 2n न्यूक्लियस हो चुका है क्योंकि ये आपके पास जो छोटा सा डॉट अंदर नजर आ रहा है दैट इज फ्रॉम द मेल एंड दिस इज द फीमेल न्यूक्लियस। Okay. Rest of the sperms, they are going to die because they are not able to fertilize और ultimately female vagina में या आपके पास जो conditions होती हैं they are not suitable, uterus के अंदर condition suitable नहीं है for rest of the sperm, so they are going to die। I hope आप सबको clear हो चुका है। You can have a screenshot of this slide और अगर कोई क्वेश्चन है देन यू मे आस्क, आप कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। जेली कोड के हवाले से दैट स्लाइड इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आप इसके एंड पे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आपको भी मैंने बताया, मैंने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था, स्पर्म के स्ट्रक्चर में बताया था, एक्रोसोम्स दे आर हैविंग द एंजाइम्स, these are going to digest the path through the jelly coat or the follicle cell which are surrounding the egg of the female। After the sperm membrane has fused with the egg membrane, the nucleus enters the egg cytoplasm and tail is left outside। बेसिकली इस स्लाइड में आपको मैंने वो तमाम के तमाम की वर्ड्स दिए हैं जो आपके पेपर के अंदर होने चाहिए व्हेन एवर दे आर गोइंग टू आस्क अबाउट द फेट ऑफ द sperm, rest of the sperms or fate of the sperm after discharging of the nucleus into the एग। ठीक है, वो आप सब कुछ इसमें डाल सकते हैं, कीवर्ड इसके अंदर बहुत ज्यादा दिए गए हैं। The sperm nucleus fuses with the egg nucleus to form zygote। Zygote आपको पता है, this process is the fertilization। Zygote आपको पता है कि that will be the diploid। After this a membrane will be developing around the egg। ये आपके पास जो जेली कोट था, जो फॉलिकल सेल्स थे एग के बाहर, वो ब्रेक डाउन हो चुके हैं। ठीक है, एक स्पर्म के एक्रोसोमल एंजाइम की वजह से। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब वो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो गई तो एग ने अपने बाहर एक मेम्ब्रेन डेवलप कर लेनी है विच विल नॉट लेटिंग द अदर स्पर्म टू गेट एंटर। तो सिंगल फर्टिलाइजेशन होगी और सिंगल इजैकुलेशन में मिलियंस और हंड्रेड्स ऑफ स्पर्म दे आर गोइंग टू बी रिलीज्ड। तो जो आपके पास फर्टिलाइज एक करेगा, रिमेनिंग दे आर गोइंग टू बी डीजनरेट, दे आर गोइंग टू बी किल आउट। If there is no egg in the oviduct, तो ultimately कोई fertilization नहीं होगी। And sperms, they are only able to survive for about 2 to 3 days in the फीमेल बॉडी, उसके यूट्रस में, विजाइना में वो 2 से 3 दिन स्टे कर सकते हैं, अलाइव रह सकते हैं। आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू बी किल्ड बिकॉज उनके वहां पर जो रीजंस कुछ है मैं आपको बता देती हूँ, आपने याद रखना है बेटे। देखें,
मेल में टेस्टिस होती हैं बाहर, टेम्परेचर होता है उनका लो एज कंपेयर टू द बॉडी, तो दे आर एबल टू सर्वाइव। बाकी उसके अंदर एंजाइम है जो उसको हेल्प आउट कर रही हैं बहुत से फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए। फीमेल में जब बॉडी के अंदर आ जाएंगे तो स्पर्म, तो वहां पे टेम्परेचर चेंज होगा, सो दे आर अनएबल टू सर्वाइव। ठीक है, और इसके अलावा जो विजाइना की सिक्रीशंस होती हैं, दे आर समटाइम एसिडिक समटाइम अल्कलाइन कंडीशन हो जाती है, डिपेंडिंग अपॉन कि वहां पे फीमेल के यूट्रस में कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो वहां पर जब आपके पीएच लेवल चेंज होंगे, पीएच लेवल का चेंज होना यूट्रस में अलोंग विद दैट टेम्परेचर का चेंज होना, दैट इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर किलिंग और डेथ ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्पर्म्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया है, याद रखिएगा। ओके, फर्टिलाइजेशन में आप ये देख सकते हैं, ये आपके पास एक एग है विच इज सराउंडेड बाय द 4 स्पर्म्स, फीमेल न्यूक्लियस है, 1 मेल स्पर्म दैट इज गोइंग टू पेनिट्रेट द एग मेम्ब्रेन, और इसकी बॉडी बाहर रहेगी, सिर्फ न्यूक्लियस आएगा उसके अंदर। ठीक है, यहां पर जनाब फर्टिलाइजेशन हो गई, फ्यूजन हो गया फीमेल और मेल गैमीट्स के न्यूक्लियस का। ठीक है, जो मेम्ब्रेन थी बाहर, दैट इज समवॉट डबल लेयर दिखाई है, यहाँ पे आपको थोड़ी हार्ड दिखा दी है, सो दैट नो अदर स्पर्म इज गोइंग टू गेट एंटर। नाउ कमिंग टूवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो तो आपके पास बन जाएगा, डिवेलप होगा, जो बना है, फॉर्म फॉर्म हुआ है, दैट इज इनसाइड द ओविडक्ट। याद रखना है, ओविडक्ट में आपके पास एम्ब्रियो आएगा। इम्प्लांटेशन देख लेते हैं। इम्प्लांटेशन में बेसिकली यूट्राइन लाइनिंग के अंदर ये जो एम्ब्रियो होता है, दैट इज गोइंग टू बी एम्बेड। अच्छा, यहां पे मैं आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस बता दूं जाइगोट और एम्ब्रियो का। देखें बेटा, आपके पास मेल गैमीट, फीमेल गैमीट, दे आर हैविंग हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम 23 23। जब ये दोनों फ्यूज होंगे तो जो चीज बनी थी, दैट वाज द जाइगोट। जाइगोट इज हैविंग 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, अब जाइगोट विल बी अंडरगोइंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, अब जो सेल्स उससे बनेंगे, दे ऑल विल बी द 2n 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 होंगे। ठीक है, अब दैट इज जो बनेगा जाइगोट में माइटोसिस के थ्रू, दैट विल बी द एम्ब्रियो। गैमीट्स हैं, आपने जो प्रोसेस याद रखना है मैं आपको बता देती हूँ। आपने याद रखना है जी, सबसे पहले गैमीट से, गैमीट्स जब फ्यूज हुए, देन बना जाइगोट, जाइगोट से क्या बनेगा, एम्ब्रियो। ठीक हो गया। गैमीट्स में आपके पास नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है, दैट इज हाफ। ठीक है, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एन था, जाइगोट में 2n। अब इसमें माइटोसिस होगी एंड दे आर गोइंग टू फॉर्म द एम्ब्रियो, दैट इज बॉल ऑफ सेल्स, दैट इज बॉल ऑफ सेल्स। ठीक है, दोबारा आपको यहां पे बता देती हूँ, दैट इज हैविंग n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, n है, साथ में आपके पास इसमें एक और n है, दे आर गोइंग टू मेक अप द 2n। ठीक है, आपके पास ये 2n क्या है, जाइगोट 2n है। ठीक है, और आपके पास जो एम्ब्रियोज हैं सारे के सारे, वो भी 2n ही है। अब गैमीट्स बनते हुए जो आपके पास टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन हुई थी, दैट वाज द मियोसिस। ठीक है, अब यहां पर ये मियोसिस से बना, अब इसके अंदर होगी माइटोसिस, नेक्स्ट इसके अंदर भी होगी माइटोसिस। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है जनाब, तो अभी तक मैंने जो चीज आपको बताई है, दैट इज गैमीट्स, दे आर हैविंग, they are the male and female gamete, and n number of chromosome, they are going to form up the zygote। जाइगोट में माइटोसिस होगी और माइटोसिस से बन जाएगा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो में भी 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा हर सेल में, और ये फर्दर माइटोसिस करता हुआ अपनी बॉडी को इंक्रीज करेगा, ग्रो करेगा। ठीक है जी, सो आई होप अभी आपको सब क्लियर हो गया होगा। ओके, अब इम्प्लांटेशन की तरफ बढ़ते हैं। द सीलिया लाइनिंग द इनर सरफेस ऑफ द ओविडक्ट
They are going to sweep the zygote or the fertilized egg along the oviduct. बेटा that whole sentence is a keyword. As it is, आपको इसको याद करना पड़ेगा. The cilial lining of the oviduct, they are responsible for the movement of the fertilized egg or zygote along the oviduct. ठीक है जी. आगे क्या होगा फिर? इसके अलावा जो दूसरी चीज इसकी मूवमेंट में हेल्प करेगी जाइगोट की मूवमेंट में, दैट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट. अब ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहाँ हो रही है? इन द वॉल ऑफ द ओविडक्ट. दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग टू मूव द जाइगोट इन टूवर्ड्स द यूट्रस. ठीक है. आपके पास फर्टिलाइजेशन कहाँ हुई थी? ओविडक्ट में. इम्प्लांटेशन कहाँ होनी है? यूट्रस की लाइनिंग के अंदर. ये दो पॉइंट आपको क्लियर कट याद होने चाहिए. एंड हाउ दैट फर्टिलाइज्ड एग और द जाइगोट इज गोइंग टू मूव इनटू द ओविडक्ट थ्रू द सीलिया लाइनिंग and through the peristaltic movement because of the wall of the oviduct. Zygote then divide by mitosis and that is going to form the ball of cells. अच्छा, पेपर में कुछ में आ जाता है ball of cell. क्या? Ball of cell is basically the embryo and that is formed in the by the process of mitosis from the zygote. ये याद रखिएगा. It takes about 5 days for the embryo to reach to the uterus. Embryo may float freely in the uterus for about 2 days or eventually क्या होगा? That is going to embed into the uterus lining and that process is known as the implantation. अभी मैं आपको implantation की pictures भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आपके पास implantation का process होता है. ठीक है. So implantation usually occurs about after about 7 days of the fertilization. 5 days वो तकरीबन रहेगा यूट्रस में पहुंचने में टाइम लगाएगा और 2 days वो इधर उधर मूव करता रहेगा. ठीक है. देखें जी, यहां पर और से देखते जाइएगा. ओवरी में से एग रिलीज हुआ, एग और स्पर्म फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी. ठीक है. ये जाइगोट बन जाएगा. जाइगोट, दिस इज ओविडक्ट. जाइगोट इज गोइंग टू डिवाइड बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस एंड दैट इज गोइंग टू फॉर्म द एम्ब्रियो. एम्ब्रियो को आप बॉल ऑफ सेल्स भी कह सकते हैं. याद रखना है बेटा, ये इंपॉर्टेंट टर्म है. बॉल ऑफ सेल्स इज द एम्ब्रियो. ये माइटोसिस के रिजल्ट में बनता है फ्रॉम द जाइगोट. ठीक है. एम्ब्रियो विल बी इम्प्लांटेड इनटू द यूट्रस. ये यूट्रस की लाइनिंग आपको दिखाई गई है. चाहे इधर लाइनिंग में जाए चाहे इधर चला जाए, जहां पर भी इम्बेड होगा दैट इज द इम्प्लांटेशन. ठीक है जी. अब ये जरा एनिमेटेड देखिए. स्पर्म इज एंटरिंग, ओवम रिलीज हुआ, फर्टिलाइजेशन हुई थी यहाँ पर ओविडक्ट में, देखिएगा प्लीज. ठीक है. और वो मूव करता हुआ यूट्रस की लाइनिंग में आके एम्बेड हो गया है. दैट इज द इम्प्लांटेशन. ओवुलेशन दिखाई गई है आपको. ठीक है. और आपको साथ में इम्प्लांटेशन दिखाई गई थी. अब गौर से देखते जाइएगा प्लीज. स्टेजेस विच आर लीडिंग टूवर्ड्स द इम्प्लांटेशन. नंबर 1, ovum is released. Ovum is going to be fertilized by the sperm in the oviduct. Ball of cell is going to be formed by the zygote when that is going to do mitosis. Ball of cell will be reaching into the uterus and that is going to implant in any of the uterus wall. ठीक है जी. आई होप अभी तक सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है या आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है तो प्लीज जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को जरूर 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 सब्सक्राइब कर लीजिए. ठीक है. और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माय न्यू वीडियोस. ओके. जब इम्प्लांटेशन हो जाएगी एम्ब्रियो की, देन दैट इज द स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी. ठीक है जी. प्रेगनेंसी स्टार्ट हो जाएगी. कॉन्ग्रेचुलेशंस. ठीक है. सो इफ यू पीपल आर गोइंग टू हैव अ सिबलिंग और इफ यू पीपल आर गोइंग टू हैव योर ओन ऑफस्प्रिंग्स. ठीक है. सो दैट इज अ प्रेगनेंसी. अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत होती है. हम सब के सब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं इसी प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूस हुए हैं. दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस. तो हर बात पे अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना मत भूला करें.
जितना ज्यादा शुक्र अदा करेंगे अल्लाह ताला हमें उतना ज्यादा नवाजता है। ठीक है, एक नेचुरल प्रोसेस है बेटे। तो इसमें डेफिनेटली ओपनली जब हम अपने फ्रेंड्स में डिस्कस करते हैं, पहली बात तो डिस्कस नहीं करना चाहिए। ठीक है, जब डिस्कस करें तो एक रीजनेबल तरीके से करें, क्योंकि कभी भी किसी फीमेल का मजाक इन टर्म्स ऑफ प्रेगनेंसी नहीं उड़ाना चाहिए, बिकॉज यू ऑल आर द प्रोडक्ट ऑफ दैट प्रेगनेंसी। ठीक है, तो अपनी मदर्स का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें कि जो ह्यूमन में गेस्टेशन पीरियड होता है दैट इज ऑफ 9 मंथ्स। तो एक मदर अपने वूम के अंदर, अपने यूट्रस के अंदर अपने बेबी को 9 मंथ्स के लिए कैरी करती है, दैट इज अ डिफिकल्ट टास्क। ठीक है, करना बहुत आसान है, लेकिन उसको एंड तक लेकर जाना, दैट इज अ बिग डील। ओके, सो अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है औलाद। आप सब लोगों को अल्लाह मियां अपने हिफ्ज़ अमान में रखें। आप लोग जो हैं वो अपने पेरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा कीमती हैं। ठीक है, थोड़ी सी सेंटिमेंटल हो गई, इमोशनल हो गई मैं। आगे चलते हैं जी। ओके, ओवोल्यूशन, फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन के प्रोसेस आपको एक और डायग्राम के थ्रू समझाए गए हैं। अगेन सेम प्रोसेसेस हैं, बट यहाँ पर आपको एक टर्म नई मिलेगी, दैट इज द प्लेसेंटा फॉर्मेशन। ये प्लेसेंटा फॉर्मेशन में आपको अभी नेक्स्ट अपकमिंग स्लाइड्स में बताती हूँ, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अच्छा जी, इन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल विच सीक्वेंस ऑफ इवेंट कुड अकर इन 28 डेज। ठीक है, अब जल्दी से बता दीजिएगा, सबसे पहले क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होती है, फिर ओवोल्यूशन होती है। नो, ओवोल्यूशन से पहले फर्टिलाइजेशन या इम्प्लांटेशन तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, अब यहां पर देखिए, ओवोल्यूशन के बाद फर्टिलाइजेशन और फिर मेंस्ट्रुअल फर्टिलाइजेशन, इसका मतलब है प्रेगनेंसी नहीं हुई इस जगह पे। ठीक है, मेंस्ट्रुअल साइकिल चला, ठीक है, देन ओवोल्यूशन हुई और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होगी। द ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नाउ कमिंग टूवर्ड द डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। एम्ब्रियो जब बन गया था, जाइगोट से बॉल ऑफ सेल बना था, अपने यूट्रस में जाके इम्प्लांट हो गया था। आफ्टर दैट प्लेसेंटा फॉर्मेशन विल अकर। That placenta is a bond between the mother and the fetus. जब बेबी मदर के वूम में है, स्टार्टिंग स्टेजेस में, दैट इज नोन एज द फीटस। गौर से देखते जाना है। अभी मैं आपको प्लेसेंटा की डिटेल भी दिखाऊंगी इमेजेस के थ्रू, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आफ्टर implantation, the finger like projection, that is a key word, finger like projection, called villi, they are going to, yeah, villi, they are going to begin to grow from the embryo into the uterus lining. These villi, they are going to contain the blood capillaries of the embryo. कुछ लोग इसे विल्ली प्रोनाउंस करते हैं, कुछ विलाय करते हैं। इट्स अप टू यू, स्पेलिंग रॉन्ग नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। These villi and the uterine lining in which the villi are embedded, they are going to make up the placenta. अब प्लेसेंटा में कुछ पोर्शन जो है वो एम्ब्रियो का होता है, कुछ मदर के यूट्रस का होता है, यूट्रस की लाइनिंग का होता है। ठीक है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ टिश्यूज, एम्ब्रियोनिक टिश्यू एंड यूट्राइन टिश्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि दैट प्लेसेंटा विल बी एन ऑर्गन। ठीक है, विच इज पार्शली फॉर्म फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक टिश्यू एंड द फ्रॉम यूट्राइन लाइनिंग। ठीक है, याद रखना है, दैट इज अ कनेक्शन बिटवीन एम्ब्रियो एंड द यूट्रस ऑफ द मदर, सो दैट इज एन ऑर्गन। A tube which is known as umbilical cord that attaches the embryo to the placenta. ठीक है, अब ये विल्ली जो थी हमारे पास, या विल्लाए जो थे, दे आर लोकेटेड इनसाइड द अम्बिलिकल कॉर्ड में जाएंगी एंड दे आर गोइंग टू अटैच द एम्ब्रियो टू द प्लेसेंटा। ये आपको स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ, डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा किस तरह से डेवलप होता है। ये है फीटस। ठीक है, फीटस इज प्रेजेंट इनसाइड द एमनियोटिक सैक। ये एमनियोटिक सैक आपको दिखाया गया है। ठीक है, एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियोटिक कैविटी है, जिसके अंदर
फ्लूइड होता है, एमनियोटिक फ्लूइड। ठीक है। नाउ दैट इज, जो आपको फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आ रही हैं, दीज आर द प्लेसेंटा। दिस, ये पूरा रीजन जो आपको ब्लैक सा नजर आ रहा है, दैट इज द प्लेसेंटा। इसके अंदर ये ब्राउन, लाइट ब्राउन टिश्यू, दैट इज फ्रॉम द यूट्रस। ये मदर का एरिया है विच इज हाईली सप्लाइड बाय द ब्लड वेसल्स। और ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ये एम्ब्रियो के अंदर से डिवेलप हो रही है, दिस इज द फीटस। ठीक है। और जो एम्ब्रियो था पहले, ये फीटस एम्ब्रियो था, उससे डिवेलप हुई है। दिस इज द अम्बिलिकल कॉर्ड, और अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर ये ब्लड वेसल्स इसके अंदर की जाएंगी। ठीक है। दीज आर द फीटल ब्लड वेसल आपको दिखाई गई है, फीटस की ब्लड वेसल्स हैं। और ये जो यूट्रस की लाइनिंग के अंदर है वो मदर की ब्लड वेसल्स होंगी। इसलिए दैट एरिया इज शोन टू यू पीपल विद द रेड पिंकिश शेड, कि यहाँ पे ब्लड वेसल की बहुत ज्यादा हाई अमाउंट है। ठीक है, रिच है ब्लड वेसल्स। सो ठीक है, आपने इस चीज को याद रखना है। देख लीजिए गौर से। पेपर में अक्सर पूछ लिया जाता है आपसे कि इस जगह पे क्या प्रेजेंट है, ये क्या है, दिस इज द सर्विक्स और विजाइना, अल्टीमेटली फिर उससे नीचे होगा। ओके। अब ये चीज आपने गौर से देखनी है। जहां पर ये आपको मैंने फिंगर लाइक अभी प्रोजेक्शन दिखाई, इस डिटेल, इसकी डिटेलिंग आपको दिखा रही हूँ जी। ये बेटे आपके पास अम्बिलिकल कॉर्ड जा रही है नीचे। ठीक है। उसके अंदर फीटस की ब्लड वेसल्स हैं, उसमें आर्टरीज हैं, और उसके अंदर वेन्स हैं। एज दे आर प्रेजेंट इन साइड द अम्बिलिकल कॉर्ड, सो दे आर नोन एज अम्बिलिकल आर्टरी एंड द अम्बिलिकल वेन। अब यहां पर आपको मैं एक रिकैप करवाऊंगी। देखें बेटे, हमने देखा था ऑल द आर्टरीज दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑल द आर्टरीज दे कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, बट देयर आर टू एक्सेप्शंस। नंबर सॉरी, नंबर वन इज पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर जाती है राइट वेंट्रिकल से टुवर्ड्स द लंग्स। एंड द अम्बिलिकल आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी के अंदर भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जो कि फीटस से लेकर आती है मदर की तरफ, ताकि यहाँ पर इस एरिया में गैशियस एक्सचेंज हो जाए, दैट इज गोइंग टू बी ऑक्सीजनेटेड। और अम्बिलिकल वेन के थ्रू दैट इज रीचिंग टूवर्ड्स द यूट्रस, सॉरी टूवर्ड्स द फीटस। ठीक है। अच्छा, अब आपने याद रखना है, दो एक्सेप्शन है, अम्बिलिकल आर्टरी एंड वेन एंड पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन। इनमें अपोजिट काइंड का ब्लड होता है। आर्टरीज में डीऑक्सीजनेटेड है इनके अंदर, और वेन्स में ऑक्सीजनेटेड। अम्बिलिकल एंड पल्मोनरी की बात कर रही हूं मैं। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे आपको समटाइम एरो दिखाए जाएंगे, तो आपने बताना है कि ये पल्मोनरी आर्टरी होगी जो बेबी की तरफ या फीटस की तरफ लेकर जा रहा है, दैट इज अम्बिलिकल वेन। ठीक है जी। अब चूंकि ये देखें, अब बेटा अब आपके पास फीटस है। ठीक है। अल्टीमेटली फीटस इज लिविंग, तो लिविंग सेल रेस्पायर करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे वेस्ट प्रोड्यूस होंगे। दे, अब बेबी उन्हें कहाँ गेट रेड करेगा, कहाँ उनसे छुटकारा पाएगा? So those in the blood, they are going towards the umbilical through from the umbilical artery towards the maternal tissue. ठीक है। ये मदर की यूट्राइन की स्पेस दिखाई गई है जिसमें ब्लड वेसल्स हैं। तो यहाँ पर डिफ्यूजन का प्रोसेस हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरे मेटाबॉलिक वेस्ट सच एज यूरिया वो निकल कर इधर आ जाएंगे यूट्रस की ब्लड स्पेसिस में, और वहां से मदर से ऑक्सीजन और फूड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड वो निकलकर बेबी की अम्बिलिकल वेन में आ जाएंगे। ठीक है। एंड दिस रीजन, ये बेबी का पोर्शन है, ये मदर का पोर्शन है, दिस इज द प्लेसेंटा। आई होप आपको ये सारा कंटेंट क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है। ओके जी। ये भी आपको एक थोड़ा सा एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से, डिफरेंट एंगल से प्लेसेंटा का व्यू दिखाया गया है। ठीक है। क्योंकि कुछ स्टूडेंट को किसी एक तरह से समझ आता है, कुछ दूसरी तरीके से, कुछ दूसरी पिक्चर्स उनके लिए ज्यादा बेहतर क्लियर हो जाती हैं। सो इट्स अप टू यू, आपको जो पिक्चर बेहतर लगे आप उसके थ्रू लर्निंग कर सकते हैं। ठीक है। ये रीजन आपको प्लेसेंटल रीजन दिखाया गया है। ये आपके पास फीटस की ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर ये मदर का यूट्रस है तो मदर की लाइनिंग आ गई, ये प्लेसेंटल रीजन। गैशियस एक्सचेंज हो रहा है, दैट इज द एमनियन, एमनियोटिक फ्लूइड है। ठीक है जी। ओके।
ये देखिए जी, एक और तरीके से। ओके, सो अब आपको यहाँ पे एक मजे की बात बताऊं। अल्लाह ताला ने इन जो आपका बेली बटन होता है, दैट इज द रीजन, ये आपके साथ एक परमानेंटली अटैच्ड लिंक है, ताकि आप अपनी जो मदर्स ने आपके साथ इतना आपको एफर्ट के साथ बियर किया 9 मंथ्स, ठीक है, अपने वूम में, आप कभी उस चीज से डिनाई ना कर सके। ठीक है, कितनी खूबसूरत शान है अल्लाह ताला की कि कदम कदम पर हमारे साथ वो चीज रहती है, हमें याद दिलाती है अपने वालिदैन के एहसानात का, कि हम क्या चीज थे, और अब हम जब बड़े हो जाते हैं तो हम किस तरह से अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे होते हैं। हुस्न सलूक का अल्लाह ताला ने कहा है, तो प्लीज अपने पेरेंट्स के साथ जरूर हुस्न सलूक किया करें। दे आर मोस्ट डिजर्विंग, आपके पहले हुस्न सलूक के हकदार जो हैं वो आपके वालिदैन ही हैं। ठीक है, और ये अम्बिलिकल कॉर्ड का जो निशान होता है, बेली बटन, वो आपको इस चीज की याद दिलाता है, उसको दिलानी चाहिए, आपको एहसास होना चाहिए। ठीक है। ओके जी, नेक्स्ट अब देखते हैं फंक्शंस ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा क्या था? टिश्यू था, ऑर्गन था, क्या था? मुझे जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लेसेंटा हैज द फॉलोइंग फंक्शंस। इट अलाउज द ऑक्सीजन एंड डिजॉल्व सब्सटेंसेस। अब डिजॉल्व सब्सटेंसेस अ वेग टर्म, जनरल टर्म है बेटा। बी पर्टिकुलर, सच एज ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, मिनरल सॉल्ट्स, they are going to be diffused from the mother blood into the fetal blood। ठीक है जी। It allows the metabolic waste or the excretory waste such as urea and carbon dioxide to diffuse from the fetus blood to the mother blood। That is the site of exchange। waste का भी और nutrients का भी site of exchange है। ठीक है। It allows the antibodies which are formed from the mother to the fetus blood। ठीक है जी। ये जर्मन मीजल्स याद रखने की जरूरत नहीं है, बट इतना याद रखें कि एंटीबॉडीज जो होती हैं वो मदर के ब्लड से फीटस के ब्लड में आ सकती हैं। दैट इज द टाइप ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, बनी बनाई एंटीबॉडीज आपको मदर से मिल रही होती हैं, जो आपको डिफरेंट डिजीजेस सच एज जर्मन मीजल से प्रोटेक्ट कर रही हैं। ठीक है। ओके, along with that, placenta also produces progesterone, which is responsible for maintaining the uterus lining throughout the pregnancy। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। प्लेसेंटा के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 4 फंक्शन है। पहला, फूड आपको पता है डिफ्यूज करवाएगा। सेकंड, वेस्ट डिफ्यूज करवाना है। थर्ड, एंटीबॉडीज को डिफ्यूज करवाना है। और फिर प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करवाना है। अच्छा जी। That is an organ made up of mother and baby tissue। ठीक है, it allows food and oxygen to pass, waste from baby to mother for removal, harmful substances जैसे drugs, they also can pass through it and they can cause damage। अच्छा जी, अब यहां पर आप ये देखिए, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर शुड अवॉइड द ड्रग इनटेक एंड द अल्कोहल इनटेक। अलॉन्ग विद दैट मदर्स को स्मोकिंग भी नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो वो कंटेंट भी आपके पास बेबी में जा सकते हैं। एमनियोटिक सैक क्या है? अभी मैंने आपको बताया था कि एक बेबी जिस मेम्ब्रेन के अंदर है, दैट इज द एमनियोटिक सैक या एमनियन कहलाता है। एंड दैट बिगिंस टू डिवेलप एट द सेम टाइम व्हेन द प्लेसेंटा इज गोइंग टू बी डिवेलप्ड। ठीक है, अब एमनियोटिक सैक के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड होता है, और एमनियोटिक फ्लूइड इज प्रेजेंट इनसाइड द एमनियोटिक कैविटी। अब जहां पर भी बेटे आपके पास फ्लूइड्स होते हैं ना, उनका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। लाइक आपके सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स हैं, प्लूरल फ्लूइड है जो आपके लंग्स की दो मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन्स के दरमियान में है। ठीक है, आपके पास जो ब्रेन के अंदर लेयर्स हैं, उनके दरमियान में फ्लूइड होता है, सेरिब्रल फ्लूइड है। और जो स्पाइनल कॉर्ड में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड्स हैं। ठीक है, जहां पर भी ये फ्लूइड्स होंगे आपने इनका ध्यान रखना है। फ्लूइड्स हमेशा दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फ्रिक्शन, दे प्रोवाइड लुब्रिकेशन, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं।
ठीक है, तो दे आर द शॉक एब्जॉर्बर। जहां के भी फ्लूइड होंगे आपने ये चार बातें लिख देनी है। शॉक एब्जॉर्बर है, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करते हैं, नरिश करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द फोर फंक्शन फॉर द फ्लूइड। आपकी बॉडी में कहीं पे भी कोई फ्लूइड आ जाएगा, उसके ये चार फंक्शन, पेट फंक्शन है। ओके जी, ये आपको मैं दिखा रही थी एमनियोटिक सैक। ये प्लेसेंटल रीजन है, अम्बिलिकल कॉर्ड है आपके पास, ये फीटस है, ये फ्लूइड है इसके फौरन बाहर, एमनियोटिक फ्लूइड, और जो इसके बाहर एक मेम्ब्रेन है, दिस इज द एमनियन। ठीक है जी, ये देखते जाइएगा। सर्विक्स आ जाएगा, वेजाइना होगा नीचे। ठीक है, एमनियन है ये हमारे पास, दैट इज द प्लेसेंटा, अम्बिलिकल कॉर्ड, एम्ब्रियो फ्लूइड आ जाएगा, यूट्रस आ जाएगा। ये लेबलिंग आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, ये आपको मैंने अभी इसके फंक्शन बताए, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, स्पोर्ट्स एंड कुशंस बिफोर द बर्थ, शॉक एब्जॉर्बर है, कभी फीमेल को कभी कोई झटका लग जाए, किक लग जाए, सो दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, एंड सो दैट्स व्हाई दैट इज गोइंग टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द फिजिकल इंजरी टू द fetus। और अल्टीमेटली जब आपके पास ये फ्लूइड है तो आपको सम डिग्री ऑफ मूवमेंट भी प्रोवाइड करता है, बिकॉज इट इज गोइंग टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। ठीक है, ड्यूरिंग योर मूवमेंट, अलोंग विद दैट ये फ्लूइड दैट इज गोइंग टू बी पास आउट थ्रू द वेजाइना, एंड दैट इज हेल्पिंग द ये बर्थ में भी इसको हेल्प आउट करेगा। ठीक है, ओके जी, ये अब एक डायग्राम आपको एमसीक्यू दिया गया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को गौर से देखें और आपने मुझे बताना है इसका आंसर। आपको बोला था मैंने एरोस का ध्यान कर लेना है आपने, एक तरफ से जा रहे हैं एक तरफ से आ रहे हैं। ठीक है, ये आपको दिखाए जा रहे हैं, एक्स से जा रहे हैं तो अल्टीमेटली एक्स क्या होगा आपके पास, अम्बिलिकल आर्टरी, वाई लेकर आ रही है, दैट इज द अम्बिलिकल वेन, एंड दिस बोथ इज द आपके पास अम्बिलिकल कॉर्ड आ गई। ठीक है, मदर का ब्लड दिखाया गया है, एम्ब्रियो का ब्लड दिखाया गया है, विच सब्सटेंसेस आर प्रेजेंट एट एक्स इन हायर कंसंट्रेशन देन एट वाई। जी जनाब, तो ये आपने मुझे बता देना है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में। ओके, embryo continues to develop, and 10 to 12 weeks after fertilization all the major organs are formed. From this stage onward, जब आपके पास एम्ब्रियो में ऑर्गन बनने शुरू हो जाते हैं, देन दैट इज कंडीशन इज नोन एज फीटस। सबसे पहले गैमीट थे, गैमीट से बना जाइगोट, जाइगोट से बना एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बना फीटस। ठीक हो गया, ओके। अब याद रखना है, मेटरनल ब्लड सप्लाई बेटे कभी भी इन कॉन्टिन्यूस में नहीं होती विद दैट ऑफ द फीटल ब्लड सप्लाई। मदर की और फीटस की दोनों की ब्लड सप्लाई टोटली डिफरेंट होती है, ये मैंने आपको यहाँ पे दिखाई भी है, ये फीटस की ब्लड सप्लाई है और ये मदर की ब्लड सप्लाई है। द टू आर डिफरेंट, दे आर नॉट इन कॉन्टिन्यूएशन विद ईच अदर। इसके डिफरेंट रीजंस हैं, कुछ फैक्टर्स हैं कि मदर की ब्लड सप्लाई, मदर से खून बेबी में और फिर बेबी से मदर में दोबारा नहीं आता, बट उनके दरमियान में एक्सचेंज जरूर हो जाता है वेस्ट का और फूड का, ड्रग्स का या एंटीबॉडीज का, बट दे आर नॉट इन कॉन्टिन्यूस फ्लो, एक साथ नहीं है। इसके डिफरेंट रीजंस हैं। ठीक है, कि बेबी का जो फीटस का ब्लड सिस्टम है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द मेटरनल सिस्टम। क्यों? बिकॉज आप ये देखिए, हमारे पास देर आर सर्टन रीजंस। रीजंस क्या हैं कि मदर का जो ब्लड प्रेशर है वो और होता है, बेबी का ब्लड प्रेशर और होता है। ठीक है, सो दैट्स व्हाई मेटरनल एंड फीटल ब्लड दे बोथ आर हैविंग डिफरेंट ब्लड प्रेशर। अगर मदर का ब्लड प्रेशर हाई है, इट मीन्स कि बेबी का भी हाई हो जाएगा, फिर हाउ दैट इज पॉसिबल कि वो बेबी सरवाइव कर सके। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब ये देखिए क्वेश्चन है, विच रो डिस्क्राइब्स द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस एट प्लेसेंटा। आपने बताना है फ्रॉम मदर टू फीटस और फ्रॉम फीटस टू मदर। जी, मदर से फीटस में तो अल्टीमेटली आपको पता है न्यूट्रिशन ही जाएगी। ठीक है, और फीटस से मदर में वेस्ट ही आएगा।
राइट ऑप्शन इज डी। ओके, तो दोबारा देख लें, फीटस का भी एक मैंने आपको पॉइंट बताया, ब्लड प्रेशर दोनों का डिफरेंट होता है। ठीक है, और हो सकता है कि मदर का और फीटस का ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो। सो अल्टीमेटली जब ब्लड ग्रुप डिफरेंट हो जाएगा तो एग्लूटिनेशन का चांस होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई दीज आर द टू रीजंस कि अल्लाह ताला ने मदर और बेबी का ब्लड डिफरेंट रखा है, सेपरेट रखा है। स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से। ओके जी। Where does the placenta allow exchange of material to take place between mother and the fetus? जी, प्लेसेंटा बनता किस रीजन में है? क्या ओविडक्ट में होता है, अम्बिलिकल कॉर्ड में, वेजाइना में, या यूट्रस में? राइट ऑप्शन इज सी। ठीक है, सो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मदर्स को अपनी डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान करना चाहिए, बिकॉज कैल्शियम इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द फीटस बोन्स, प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ द टिश्यूज, एंड आयरन इज रिक्वायर्ड फॉर द रेड ब्लड सेल टू कैरी द ऑक्सीजन। ठीक है, functions of umbilical cord, that is a cord which is having umbilical artery and the vein, and that is supplying the blood from mother to the ये क्या कहते हैं इसको, फीटस। मदर का डायरेक्ट ब्लड नहीं आ रहा, आपको दोबारा बता रही हूँ, प्लेसेंटल रीजन में जो यूट्रस की एरिया है वहां पे मदर की ब्लड सप्लाई है एंड वहां पर डिफ्यूजन होती है। ठीक है, अच्छा जी, आर्टरीज में आपको पता है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और वेन्स में ऑक्सीजनेटेड होता है, और आपको पता है ऑक्सीजनेशन के साथ साथ, अच्छा अक्सर बच्चे जो है ना वो कंफ्यूजन कर देते हैं। ठीक है, अम्बिलिकल आर्टरी वेन को एज ट्रेडिशनल आर्टरी वेन कंसीडर कर लेते हैं, बेटा ऐसे नहीं करना, दीज आर द एक्सेप्शनल ब्लड वेसल्स। ठीक है, दोबारा बता रही हूँ, एरोस से याद रखना है, जो मदर की तरफ लेकर आ रही है यूट्रस लाइनिंग की तरफ, यूट्रस वॉल की तरफ, या प्लेसेंटा की तरफ जो लेकर आ रही है, दैट इज द अम्बिलिकल आर्टरी, और जो लेकर आएगी बेबी की तरफ, फीटस की तरफ, दैट इज द अम्बिलिकल वेन। अच्छा जी, एमनियोटिक सैक और एमनियोटिक फ्लूइड के फंक्शन बताने हैं। Act as a barrier to the passage of bacteria and allow transfer of some antibodies to the fetus, protect the fetus from the physical shock and allow the fetus to move। अच्छा जी बेटे, अब आपने ध्यान रखना है, जो पहला फंक्शन होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ सैक, जो दूसरा फंक्शन होना चाहिए दैट शुड बी ऑफ फ्लूइड। ठीक है, ओके, द राइट आंसर इज, जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। ओके जी, एक्स क्या है? बेबी के फौरन बाहर क्या होता है, मैंने बताया था, एमनियोटिक फ्लूइड। ऑप्शन कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। ओके जी, सर्विक्स कहाँ है, यूट्रस कहाँ है? नंबर वन पे क्या है जनाब? नंबर वन पे है फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट वाली साइड आ रही है, टू इज प्लेसेंटा, थ्री इज यूट्रस, एंड फोर इज अल्टीमेटली द सर्विक्स। एक्स का क्या फंक्शन है अगेन? जी जनाब, okay, that is very much important question. What describes the chromosome number of these human cells? Egg producing cells in the ovary। अच्छा बेटे, यहां पर ये मैं आपको एक चीज बता दूं, देखें, जिन ओवरी के सेल्स में से एग प्रोड्यूस होता है वो डिप्लॉयड होती हैं। एग इटसेल्फ उसके अंदर होता है हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग के अंदर, बट एग प्रोड्यूसिंग सेल, उस सेल में 2n होता है। स्पर्म में होता है हेप्लॉइड, इसको हम करते हैं जनाब, इसमें राइट ऑप्शन है, बताते हैं अभी, टिक करें, टिक करें, टिक कर दें, ये हेप्लॉइड है, ये हेप्लॉइड है, ये हेप्लॉइड है। जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा। सेल्स इन एन एम्ब्रियो वो भी डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। तो जहां पर आपके पास सारी की सारी ऑप्शन एक साथ सेट होंगी, दैट इज द बी। ठीक है बेटे, याद रखना है प्लीज आप लोगों ने कि हमारे पास
एग प्रोड्यूसिंग सेल्स वो डिप्लॉयड होते हैं, एग इट सेल्फ इज हैप्लॉयड, उसने यहाँ पे आपको कंफ्यूज करने के लिए ही लिखा हुआ है। या स्पर्म प्रोड्यूसिंग सेल्स इन द टेस्टिस, आपने वो भी डिप्लॉयड होंगे, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास अगेन ये क्वेश्चन है, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। इसमें एग्जामिनर ने आपको, देखें, ये 2n है, ये भी 2n है, यानी नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो चेंज ही नहीं है, बट इनका साइज डिफरेंट है। मींस यहां पर अगर ये 2n स्मॉल है तो ये 2n बिग है, इसका मतलब है यहाँ पे ग्रोथ हो रही है, ठीक है, मेचोरेशन हो रही है सेल्स की। अच्छा जी, अब इसको देख लेते हैं। आपने बताना है एक्स पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, दैट इज एक्स पे हो रहा है जनाब जी माइटोसिस, क्योंकि नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं हुआ, दैट इज माइटोसिस। वाई पे क्या हो रहा है, वाई पे हो रहा है माइटोसिस ही है, बट यहां पर माइटोसिस की ऑप्शन नहीं है, तो दैट इज मेचोरेशन हो रही है, सेल छोटे से बड़ा हो रहा है। जी में अब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो गया तो हो रही है मियोसिस, तो राइट ऑप्शन इज सी। ठीक है जी, दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ बेटे। यहां पर 2n से 2n ही दो बन रहे हैं, नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज नहीं हुआ, सो इसका मतलब है एक्स पे हो रही है माइटोसिस। यहां पर भी 2n से 2n ही बना है, बट सेल का साइज इंक्रीज कर गया है, तो यहाँ पे वो सेल मेच्योर हुआ है, ग्रो किया है, बड़ा हो गया है, ठीक है, वाई पे। यहाँ पर 2n से n बन गए हैं, इसका मतलब है यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन हुई है, यहाँ पे मियोसिस हुई है, तो दैट इज मियोसिस। ठीक हो गया, राइट ऑप्शन आपको पता चल गई कि जी ये सी है। ओके, अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर ये दो दिए गए हैं। अ डिप्लॉयड सेल प्रोड्यूसेस फर्दर सेल्स विद हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एक डिप्लॉयड सेल से फर्दर बन रहे हैं विद हैप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम, विच टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज इन्वॉल्व, ठीक है, एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल्स प्रोड्यूस्ड। आपको पता है हमारे पास यहाँ पर एक डिप्लॉयड सेल से जब हेप्लॉयड सेल बनेगा तो होती है रिडक्शन डिवीजन, दैट इज मियोसिस। और जहां पर कहीं पे भी मियोसिस हो जाती है बेटे, तो याद रखना है मियोसिस इज ऑलवेज द पार्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि गैमीट्स बन रहे हैं जो फ्यूज होकर डिप्लॉयड नंबर को रिस्टोर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। वेयर डज Where does placenta allow the exchange of material to take place, that ये पहले भी कर चुके हैं, यूट्रस की वॉल में गैसियस एक्सचेंज करते हैं, ठीक है जी। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। Which row correctly pairs a hormone with its function in the menstrual cycle, ठीक है जी। एफएसएच क्या करता है, दैट स्टिमुलेट्स रिलीज ऑफ एग, रिलीज ऑफ एग तो बेटा जी आपके पास करवाता है एलएच, एलएच स्टिमुलेट द रिलीज ऑफ द एग, जी बिल्कुल। एस्ट्रोजन रिपेयर करता है, प्रोजेस्टेरॉन मेंटेन करता है, सो राइट ऑप्शन इज बी हियर। अच्छा, अब कंपेयर्ड विद फ्यू डेज बिफोर ओवुलेशन, अब यहां पर बच्चे ओवुलेशन पढ़ेंगे और ओवुलेशन से रिलेटेड आंसर कर देंगे। कंपेयर्ड विद द फ्यू डेज बिफोर ओवुलेशन विच हार्मोन इज रिलीज इन इंक्रीज क्वांटिटीज 3 days आफ्टर ओवुलेशन। अब वो कह रहा है कंपेयर्ड विद द फ्यू डेज बिफोर ओवुलेशन, अब बच्चे बिफोर ओवुलेशन वाला हार्मोन लगा देंगे, ठीक है, ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन है विच हार्मोन इज रिलीज्ड इन इंक्रीज क्वांटिटीज 3 days आफ्टर ओवुलेशन। आफ्टर ओवुलेशन आपको पता है प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई होता है, और बिफोर ओवुलेशन एस्ट्रोजन का लेवल हाई है, ठीक है। ये आपको एक पिक्चर दिखा दी, आपको याद आ जाएगा। अगर आपने मेंस्ट्रुअल साइकिल और उसके हार्मोन से रिलेटेड अपना कॉन्सेप्ट लेना है तो प्लीज विजिट द मेंस्ट्रुअल साइकिल वीडियो एट माय चैनल, ठीक है जी। अच्छा जी, अब एक ये क्वेश्चन है, माइटोसिस और मियोसिस दिखाई गई है, ठीक है। मुझे अपना एक स्टूडेंट अभी भी याद है, ठीक है, नाम नहीं लूंगी उसका, लेकिन मुझे उसके इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा मतलब कभी कभी प्यार आया कि उस बच्चे ने किस तरह से
उसको जो चीज समझ आई उसने उसको फॉलो किया। ठीक है। दे आर सेइंग कि देखें, जब बेटे याद रखना है, माइटोसिस ये हो रही है, उसमें 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। ठीक है, मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाता है। अब सेल एक्स कंटेन 8, सेल एक्स में 8 है। ठीक है, सेल वाई में क्या है? सेल वाई में उसने देखा 2 सेल बने तो उसने 4 4 कर दिए। ठीक है, उस स्टूडेंट ने 4 4 कर दिए, जबकि यहां तक आके वो वाई तक बता रहा है माइटोसिस, तो इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम 8 ही रहने थे। अब उसने इस 4 को यहाँ पे 2 में कर दिया, 2 2, और ये 1 1 1 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। एंड ही केम टू मी कि मैम इसमें तो नंबर ऑप्शन राइट दी ही नहीं गई। एंड दैट वाज सो स्वीट कि मुझे इतना अच्छा लगा कि उस बच्चे ने पूरी कैलकुलेशन की कि 8 से 4 4, 4 से 2 2, और फिर 1 1 1 1। समझ आती है कैसा लगता है। बट बेटे याद रखना है, आपके जितने भी बॉडी सेल्स हैं उन सब के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 है, सिवाय गैमीट्स के। स्पर्म और एग के अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? हाफ, रिडक्शन डिवीजन के थ्रू, मियोसिस के थ्रू। ठीक है। सेल एक्स में आपके पास है जी 8, सेल वाई में क्या है? उसमें भी 8 है, सेल जी में क्या है? उसके हाफ। दैट इज आंसर इज सी। ठीक है, सेल वाई में है 8 बिकॉज दैट इज फॉर्म फ्रॉम द सेल एक्स। ठीक है, और ये माइटोसिस उसने मेंशन किया, नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज नॉट गोइंग टू बी चेंज्ड। ठीक है, 8 है। अब 8 से यहां पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो गए उसके पास, यहां पर जी में हाफ, रिडक्शन भी। ठीक है। ओके जी, एक ये क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द पाथ टेकन बाय द स्पर्म ड्यूरिंग इजेकुलेशन फ्रॉम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम? बेटे वो सबसे पहले आता है टेस्टिस से, स्पर्म डक्ट में जाता है, फिर यूरेथ्रा में जाता है। ठीक है, ये तो बिल्कुल उल्टा बता दिया। स्पर्म डक्ट से टेस्टिस में नहीं जी, रॉन्ग। टेस्टिस में आखिर में नहीं, टेस्टिस से स्पर्म डक्ट से यूरेथ्रा ये ठीक है, टेस्टिस यूरेथ्रा स्पर्म डक्ट ऐसा पॉसिबल नहीं। ऑप्शन सी इज राइट। नाउ कमिंग टुवर्ड द लास्ट slide of today's lesson, that is about the gestation period. The period from fertilization or conception to birth is known as gestation period. जब तक प्रेगनेंसी रहेगी फ्रॉम द फर्टिलाइजेशन, दैट इज द gestation period, और डिफरेंट स्पीशीज के अंदर ये डिफरेंट होता है। अबाउट 38 वीक्स और 9 मंथ ह्यूमन के अंदर है, 1 year 9 month एलिफेंट, एंड 19 days फॉर माइस। ठीक है जी, तो आपने अपना याद रखना है और अपनी मदर के लिए हमेशा, अपने फादर के लिए भी हमेशा ग्रेटफुल रहना है, बिकॉज हम सब इसी इम्प्लांटेशन और प्रेगनेंसी के जो मेथड है उसको अल्लाह ताला ने हमारे लिए बनाया ताकि हम इस दुनिया में आ सके। ठीक है, ओवुलेशन से लेकर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से लेकर इम्प्लांटेशन, देन प्रेगनेंसी का स्टार्ट, एंड देन बर्थ। ठीक है, सो अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। ठीक है, और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी नहीं भी लग रही तो कोई मसला नहीं है, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।